फोर्स के बारे में जो था एक्चुअल में क्लास 9 में पढ़ाया गया था तुम लोग को कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल, इस तरीके का डेफिनेशन था। वो सब चीज़ अभी क्लास 10 में तुम लोग का है नहीं, वो तुम लोग को पता है। फोर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल, पुश या फिर पुल, that will change the direction, that will change the motion, that will stop any body, that will bring anything into motion। ये सब चीज़ होता है फोर्स। फोर्स का ये सब काम है, या तो कोई बॉडी को रोक देता है, या कोई बॉडी को मोशन में ला देता है, या कोई बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर देता है, दैट इज फोर्स। वो सब चीज़ अभी नहीं है, हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है मेनली रोटेशनल मोशन के बारे में, कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे पहला टॉपिक है तुम लोग का लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या हो गया, लीनियर मोशन का मतलब हो गया कोई बॉडी को हम लोगों ने फोर्स दिया एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तुमने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया और ये बॉडी अब इस तरफ मूव करना शुरू हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ऐसा मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। ये हो गया लीनियर मोशन। ठीक है, फिर आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता है, बॉडी एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता है जैसे कि लीनियर में होता है। लीनियर मोशन में फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इट विल रीच आफ्टर सम टाइम। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी एक ही जगह पे वो कंटिन्यूअसली घूमते ही जा रहा है, घूमते जा रहा है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी तो मूव हो ही रहा है, हाँ अपनी पोजीशन पे ही वो रोटेट कर रहा है। जैसे कि पंखा हो गया, सिंपल एग्जांपल। पंखा जो है रोटेट तो कर ही रहा है ना, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये इसका अभी जैसे पंखा का हम लोग एग्जांपल लें, ये हो गया पंखा का। तो ये पंखा जो है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है वो तो कहीं नहीं जा रहा है ना, ये अपनी पोजीशन पे ही है। तो ऐसा मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, वैसा को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। समझ में आ गया रोटेशनल लीनियर में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम लोग को मेन पढ़ना है रोटेशनल मोशन के बारे में। और रोटेशनल मोशन का सबसे पहला टॉपिक आता है टॉर्क। सबसे पहला टॉपिक आता है टॉर्क, जिसका और एक नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझना। मान लो ये कोई गेट है, ये गेट का दोनों जॉइंट्स जिसको बोला जाता है हिंजेस, थोड़ा सा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है ना। ये जॉइंट रहता है गेट जहाँ पर, उसको बोला जाता है हिंजेस। और यहाँ पर ये हो गया मान लो इसका हैंडल पकड़ के खोलने के लिए। कभी भी तुम लोगों ने गेट पे ये जो हैंडल है यहाँ पर देखा है क्या, हमेशा हैंडल इस तरफ ही होता है ना, जिस तरफ जॉइंट्स होता है उसका ठीक ऑपोजिट साइड में मिलेगा। कभी भी उसके एकदम सटा हुआ कभी भी नहीं मिलता हम लोगों को। क्या कारण है इसका, सिंपल रीजन, इसमें रिड्यूस द फोर्स बोलने से, ठीक है। अब वही उसी टॉपिक को हम समझा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये होता क्या है, अभी अगर यहाँ पर हैंडल है तो हम लोग को क्या है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। वी विल हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ फोर्स। और ये हैंडल जितना दूर रहेगा हम लोगों को फोर्स उतना ही कम लगाना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, इसका डेफिनेशन है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस बोलने से नहीं होता यहाँ पर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the force, of the point of application of force to the axis of rotation, to the axis of rotation. Moment of force का definition ये है, product of force applied and the perpendicular distance of the point of application of force to the axis of rotation. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स बोला तो फोर्स का मतलब तुम लोग आसानी से समझ लिया कि हम लोगों ने फोर्स इतना अप्लाई किया है। जैसे मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो 20 न्यूटन,
ठीक है, फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन। अब ये जो लाइन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, किस पॉइंट पे, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोला जाता है, जहाँ पर उसका जॉइंट है उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज किया आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये समझना तुम लोग, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका हम लोग डिस्टेंस जो नापते हैं ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा ना हम तो यहाँ से यहाँ नापेगा, उसका डिस्टेंस अलग हो गया। कोई स्टूडेंट बोलेगा यहाँ से यहाँ नापना है, इसीलिए वो लिया गया है सिस्टम के हिसाब से कि इट्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोला गया? क्योंकि क्या होता है, ये सिविल क्लास में कभी भी पढ़ोगे कि एक लाइन है और एक पॉइंट अगर है, अगर हम बात कर रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दिस लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दिस लाइन, तो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दूसरा डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वरना उस हिसाब से तो सबका अलग अलग आंसर होगा और ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। कोई स्टूडेंट बोलेगा ना इस तरीका से डिस्टेंस नापा जा रहा है, कोई बोलेगा इस तरीका से, कोई इस तरीका से, तो सबका अलग अलग डिस्टेंस का वैल्यू आएगा। और यहाँ पर क्लियर है, अभी मान लो ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा रहा है 2 मीटर्स, तो टॉर्क जो हो गया, टॉर्क विल बी इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन है, डिस्टेंस का वैल्यू है 2 मीटर, तो ये आ गया 20 इंटू 2 40। यूनिट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर भी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क या फिर एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक, तो अब यहाँ से तुम लोगों को ये एप्लीकेशंस जो अभी ये जो रीजन पूछा गया था स्टार्टिंग में ही कि ये हैंडल हमेशा गेट के साइड एंड में क्यों होता है और यहाँ पर क्यों नहीं होता है। तो देखो, अगर ये गेट, एक गेट ये ले रहे हैं हम लोग जिसका हैंडल यहाँ है, और एक गेट हम लोग ये ले रहे हैं जिसका हैंडल यहाँ है। यहाँ पर डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर्स, यहाँ पर डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस है 2 मीटर और यहाँ डिस्टेंस है 1 मीटर। यहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन और यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन, तो फॉर्मूला के हिसाब से टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा 20 इंटू 2 40 न्यूटन मीटर, और यहाँ पर आएगा कितना 20 इंटू 1 20। तो यहाँ मूवमेंट ऑफ फोर्स कमती हो रहा है, और जहाँ मूवमेंट ऑफ फोर्स कमती होगा वहाँ रोटेशन अच्छा नहीं होगा, वहाँ रोटेशन अच्छा नहीं होगा। रोटेट करने में, बॉडी को रोटेट करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगा उसको। ठीक है, फिर सेम तरीका से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कार हो गया, ट्रक हो गया, उसका स्टेयरिंग्स का, जो उसका स्टेयरिंग होता है, कभी भी देखना कार का जो स्टेयरिंग होता है, कार का जो स्टेयरिंग चलो छोटा ही होता है, ट्रक्स जो होता है उसका स्टेयरिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, कार ट्रक का थोड़ा बड़ा रहता है और कार का थोड़ा छोटा रहता है। अब मेन जो बीच में एक्सेल होता है ये होता है, और यहाँ से इस तरीका से ये रहता है ना, कार में देखा ये बड़ा सारा जो ट्रक ये सब होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो जब कार चला रहे हैं तो इंसान फोर्स यहाँ अप्लाई करता है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है मान लो और इस तरफ है, इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वाला डिस्टेंस जो है इट मैटर्स, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना उतना इसको घुमाने में आसानी होगा। तो ट्रक सब जो होता है ना, वेट के हिसाब से अगर हम लोग बात किया जाए, ट्रक का वेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम लोग का ये जो एक्सेल होता है थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कार्स। इसको घुमाना हम लोग के लिए और ज़्यादा सुविधा होगा, जितना बड़ा एक्सेल होगा उसको घुमाना उतना ही आसान है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस को देखो, ये डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर्स, ये वाला डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर्स। तो यहाँ डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज मोर देन मूवमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फोर्स का ये मूवमेंट ऑफ फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला ही है फोर्स इंटू डिस्टेंस। कभी भी कोई सा भी फॉर्मूला को अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमेशा ये नोटिस करके रखना कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कोई डिवीजन में है देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कुछ काम नहीं है,
डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स अगर बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक सिंपल सा हम तुम लोग से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि तुम लोग कभी भी फिजिक्स में कोई फॉर्मूला देखो तो तुम लोग डायरेक्टली उसको देख के बता सको कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो ये मास जो है ऊपर है, वॉल्यूम जो है डिनोमिनेटर में, तो कभी भी कोई चीज़ अगर डिवाइड में हो तो हम क्या बोला, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा उसका डेंसिटी घटेगा, मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? क्लियर है ना? तो ये चीज़ अच्छे से, ये जो फॉर्मूला है, कोई सा भी रीजनिंग क्वेश्चन आए अब रिलेटेड टू रोटेशन, तुम लोग का जो सिलेबस है उस हिसाब से तुम लोग का आंसर यही होने वाला है, मोमेंट ऑफ फोर्स, आइदर फोर्स इज मोर या फिर डिस्टेंस इज मोर। जैसे पूछा जाएगा कि कार का जो स्टीयरिंग होता है वो थोड़ा बड़ा क्यों होता है, आंसर सिंपल है, सिंस द डिस्टेंस, तुम लोग पूरा लाइन लिखोगे, सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मोर, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो मोर, सो रोटेशन विल बी बेटर। समझ में आया? फिर स्पैनर, स्पैनर जो होता है नट को टाइट करने के लिए, ये नट हो गया, तो अगर इसको हम लोग को टाइट करना होता है हम लोग ये इस तरीका का यूज करते हैं, इसको स्पैनर बोला जाता है, देखा ना ऐसे घुमा घुमा के। तो इसका भी ये जो हैंडल होता है ना ये बड़ा होता है, इसका हैंडल बड़ा होता है, कभी नट को हाथ से ऐसे खाली घुमा के टाइट करने की कोशिश करना, देखना पूरा टाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको लगाओ, अब क्या होगा, तुम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, दिस विल बिकम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम लोग ऐसे कैसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, तो जिस जो पॉइंट फिक्स होता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है, ये पॉइंट फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेसी है ना, डिस्टेंस इज मोर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो मोर। समझ में आया? एक ही हो गया। फिर साइकिल का जो पैडल्स होता है, साइकिल्स में जो पैडल होता है, साइकिल का देखा होगा ये जो चेन इसमें लगाया हुआ रहता है गियर्स में, अब यहाँ पर ये पैडल रहता है, पैडल इस तरीके से रहता है ना ये, हाँ, तो ये जो चीज़ होता है ये हमेशा लेंदी रहता है, ये बड़ा रहेगा। ये चाहता तो कंपनी छोटा सा बना सकता था, उन लोगों का खर्चा बच जाता, लेकिन क्यों बना रहा है, बड़ा क्यों बना रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोर, मोमेंट ऑफ फोर्स इज मोर, इट विल बी इजी टू रोटेट। समझ में आया? तो इस तरीके का कोई सा भी एप्लीकेशन क्वेश्चन हो तुम लोग का आंसर हमेशा यही रहेगा, और ये 2 मार्क्स में नॉर्मली आता ही है, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन इसका रहता ही है। समझ में आ गया? ठीक है, यूनिट समझ में आ गया, न्यूटन मीटर, ये हो गया ऐसा यूनिट। अगर हम लोग सीजीएस में आए तो तुम लोग को पता ही है फोर्स का यूनिट क्या होता है, टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, सो द यूनिट इज टाइम सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्योंकि ये बॉडी रोटेट कर रहा है, रोटेशन 2 ही तरीका से हो सकता है बॉडी का, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का घूमने का जो डायरेक्शन है, घड़ी जिस तरीका से घूमता है, घड़ी का कांटा जो होता है इस तरफ जाता है ना, इसका घड़ी उल्टा तो नहीं घूमता है, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज क्लॉकवाइज, और उल्टा जो घड़ी से उल्टा हो जाता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कभी भी बॉडी का तुम लोग डायरेक्शन देखोगे किस तरफ है, तुम लोग लिख सकते हो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और ये हो गया घड़ी से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एक तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम से भी हम लोग बात कर सकते हैं डायरेक्शन का, या फिर दूसरा तरीका होता है पॉजिटिव नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव से भी डोनेट करते हैं। अगर तुम पॉजिटिव सिंबल दे रहे हो, जैसे कि आंसर आया मेरा वहाँ पर 40 न्यूटन मीटर, अगर मैं आगे लिख रहा हूँ पॉजिटिव 40 न्यूटन पर न्यूटन मीटर, तो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं लिखता हूँ नेगेटिव 40 न्यूटन मीटर, तो इट इज क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव जो होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव जो होता है दैट इज क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? लेकिन सम्स करते समय हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव का थ्योरी यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकला 40 न्यूटन मीटर, ब्रैकेट में लिख देंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव का हम लोग यूज़ नहीं लेके आते हैं, हम लोग डायरेक्टली डायरेक्शन वहाँ पर लिख ही देते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तुम लोग जब भी आंसर निकालोगे, अगर वहाँ डायरेक्शन बताया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम लोग को साइड में आंसर में वो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, वरना उसमें मार्क्स कटेगा। समझ में आ गया? इसका डायरेक्शन समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यूनिट समझ में आ गया, टॉर्क का डेफिनेशन समझ में आ गया। हाँ, कोई डाउट है किसी को कोई सा भी पार्ट में? ये सब कोई डाउट? हाँ, तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक इसका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये कि हाँ ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में आना ही है, पक्का आता ही है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिंपल सा थ्योरी है, एक बार के लिए इसका डेफिनेशन क्या है वो छोड़ो, ये समझने की कोशिश करना। तराजू देखा ना सबने, बीम बैलेंस नॉर्मल लाइफ में देखते हैं ना, क्या सिस्टम होता है उसमें, दुकानदार क्या करता है? इक्विवेलेंट वेट रखता है दोनों से। जैसे 1 kg 2 kg कोई भी सामान ले रहा है, तो उसका जो वेट आता है स्टैंडर्ड वेट, वो यहाँ पर रख दिया, वो मानो यहाँ पर रखा 2 kg, और जो सामान है फल कोई भी खरीद रहा है उसको रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ये तब तक यहाँ पर सामान को रखते रहता है जब तक ये स्ट्रेट ना हो जाए। अगर ये इस तरफ झुक रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इधर में वेट ज्यादा है। अगर ये इस तरफ, ये अगर इस तरफ झुक रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरफ में वेट ज्यादा है, इस तरफ में वेट कम है। और जब स्ट्रेट हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों वेट इक्वल है, तो ये सामान हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो 2 kg। यही है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी यही बोलना चाहता है। प्रिंसिपल मूवमेंट्स बस ये डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन में आ जाता है, जब कोई बॉडी हम लोग यहाँ पर सामान रख रहे हैं, ये इस तरफ झुकेगा ना, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखो, ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये इस तरफ घूमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो जाएगा, उसको बुलाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको बुलाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वही है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बोलता है इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम the algebraic sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement। बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है। इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब वो जब स्ट्रेट होता है तब। अभी के लिए एक बार के लिए समझ के रखो वो इसी थ्योरी से कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब ये बॉडी स्ट्रेट हो जाता है उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम का एक्चुअली दूसरा डेफिनेशन है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझ के रखो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज, ये दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, हाँ, कोई बॉडी अगर ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है तो हम लोग ऐसा बॉडी को हम लोग बोलते हैं दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये ज़्यादा होकर रखा हुआ है, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर वो ज़्यादा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कम है। एंटी क्लॉकवाइज कम है और क्लॉकवाइज ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन जब वो स्टिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बचपन में तुम लोग किया भी होगा, मीटर स्केल को लेके बीच में उंगली में रख के इधर उधर एकदम सीधा कर देना, ये है ना, तो वही चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो अब इसका जब न्यूमेरिकल्स का बात आता है, इसका जब न्यूमेरिकल्स का बात आता है, इसका न्यूमेरिकल्स है बहुत सारा। न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ समझ लेना अच्छे से, और इसका न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा से समझ लेना, क्योंकि
नेक्स्ट चैप्टर फिर तुम लोग एक मशीन्स बोल के चैप्टर है, और मशीन्स में ये वाला थ्योरी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। मशीन्स चैप्टर जो है आधा भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर टिका हुआ है वो, ठीक है। तो अभी इसका न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लेना, मशीन्स का न्यूमेरिकल्स में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन थ्योरी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रहता है इसका, पहले तो ये डेरिवेशन में बता देता है। जैसे कोई बॉडी ये क्या, इसका फलक्रम बोल सकते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसको फलक्रम भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ फोर्स दे रहे हैं, मान लो F1, यहाँ पर हम लोग कुछ फोर्स दे रहे हैं, मान लो F2, यहाँ पर डिस्टेंस है D1, यहाँ पर डिस्टेंस है D2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज इसके कारण हो रहा है और ये इस तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, तो हम ये डिस्टेंस को सिर्फ लेंगे d1 और फोर्स हो गया F1, ये हो जाएगा F1 d1 इज इक्वल टू F2 d2, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोगों को तब यूज करना है जब तुम लोग को इसमें से तीन चीज बताया हुआ रहेगा, जैसे ये फोर्स बताया हुआ, ये डिस्टेंस बताया हुआ, ये डिस्टेंस बताया हुआ है, और तुम लोग को बोल दिया गया फाइंड द F2, फाइंड F2 अगर तुम लोग को बोला जा रहा है तब तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब तीन चीज पता होना चाहिए, तीन चीज, यहाँ चार वेरिएबल्स है F1 d1 F2 d2, तीन वेरिएबल्स अगर दिया हुआ है, चौथा फाइंड करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर दूसरा टाइप का सम कैसा आता है, दूसरा टाइप का सम इस तरीका का रहता है कि तुम लोगों को F1 का वैल्यू भी गिवन है, ये D1 भी गिवन है, ये D2 भी गिवन है, ये F2 भी गिवन है। अब चार चीज अगर दिया हुआ है तो क्या फाइंड करना है, फिर कुछ तो फाइंड करने के लिए बोलना चाहिए ना क्वेश्चन में। तब तुम लोगों को बोला जाएगा फाइंड द नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड द नेट मूवमेंट। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा फाइंड द नेट मूवमेंट। अब मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। फोर्स का वैल्यू मान लो F1 का वैल्यू 20 न्यूटन, D1 का वैल्यू 1 मीटर, D2 का वैल्यू है 2 मीटर और F2 का वैल्यू है 30 न्यूटन, ठीक है। सब वैल्यूज दिया हुआ और क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द नेट मूवमेंट। तब तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे F1 d1 इज इक्वल टू F2 d2, तब तुम लोगों को क्या करना है, अलग अलग निकालना है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू, इसके कारण हो रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इनटू डिस्टेंस 20 इंटू 1 20 न्यूटन, ठीक है। फिर निकालेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो निकालना है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा 30 इंटू 2 जो कि आ रहा है 60 न्यूटन मीटर। तो यहाँ हमको दिख रहा है ना क्लॉकवाइज ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज कम है। हम क्या बताया था उस समय जब ये बीम बैलेंस एग्जाम्पल लिया था, जिस तरफ में वेट ज़्यादा होगा वो उस तरफ झुक जाएगा ना, हाँ। तो ये बॉडी क्या होगा, ये इस तरफ झुक जाएगा, ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट हल्का है, ये वाला पार्ट भारी है। तो ये जो नेट मूवमेंट का बात करते हैं, नेट मूवमेंट का मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू है 60 है, मतलब क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो तुम लोग का आंसर होगा 60 माइनस 20 40 न्यूटन मीटर, ब्रैकेट में डायरेक्शन, ब्रैकेट में डायरेक्शन। समझ में आ गया, हाँ। फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर तो दोनों का डायरेक्शन इस तरीके से होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब कभी कभी ऐसा भी होता है फोर्स ये इस तरफ है, इसके कारण क्या होगा क्लॉकवाइज, मान लो यहाँ पर पाइवोट किया हुआ है यहाँ पर, इसके कारण क्या होगा क्लॉकवाइज, ये इस तरफ जा रहा है, ये तो क्लॉकवाइज है ना, हाँ। अब तुम लोग को अगर नेट मूवमेंट निकालना होगा तो दोनों का ऐड कर देना है। इफ डायरेक्शन इज सेम ऐड, इफ डायरेक्शन इज सेम दोनों का ऐड कर देना है। इफ डायरेक्शन इज ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट कर देना है, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पर तुम लोग दोनों का ऐड कर दोगे और आंसर लिख दोगे क्लॉकवाइज। समझ में आ गया ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, और ये इक्वल कब लेना है, हाँ।
अगर ये चीज़ क्लियर है तुम लोग का कोई सा भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो कोई सा भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल बोर्ड्स में 4 मार्क्स का आता ही है, इसका न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का आना ही आना है बोर्ड्स में, तो अच्छे से ये एकदम समझ के करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, फिर इसका न्यूमेरिकल जब आएगा हम लोग उसके साथ डिस्कस भी करेंगे। फिर और एक आता है इसमें वर्ड कपल। और एक वर्ड आता है कपल। कपल का मतलब हो जाता है ये वाला केस, ये जो लास्ट वाला केस मैंने बताया ना, ये हो जाता है कपल। क्या हो रहा है इसमें, when two equal and opposite forces, ये वाला फोर्स है मान लो 20 न्यूटन और ये वाला फोर्स भी है मान लो 20 न्यूटन। देखो तो दोनों का दोनों वैल्यू इक्वल है, हाँ, और ऑपोजिट है डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बात नहीं कर रहा है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ये डाउनवर्ड्स है और वो अपवर्ड्स है ना, हाँ। अभी तक ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है वो बताया जाएगा, हाँ। तुम लोग डायरेक्ट इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते, यहाँ पर खाली तुम लोग को दो फोर्स दिख रहे हैं, डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस acts at two different points of the same body, same body का ही दोनों अलग अलग पॉइंट पे अगर वो काम कर रहे हैं, then the body will start rotating, तो रोटेटिंग अगर करने लग गया तब तुम लोग बता सकते हो ना whether it is clockwise या एंटी क्लॉकवाइज, उससे पहले तो नहीं बता सकते हो। जैसे कि अभी सिंपल सा एग्जांपल, जो टैप होता है, टैप तो खैर तुम लोग को दिक्कत ही होगा, अभी वो एग्जांपल है ना, ये समझ लो ये टैप का ऊपर का जो लाइनिंग होता है, तो जब हम लोग नलका खोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना। अब देखो इसमें तुम लोग डायरेक्शन में ध्यान देना, अगर हम ऐसे करके ऐसे घुमा रहे हैं, ये वाला फोर्स, ये वाला अंगुली का जो फोर्स है ये इस तरफ कर रहा था, और ये अंगूठे का जो फोर्स था ये हम लोग इस तरफ कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो रहा है, इट विल फॉर्म अ कपल एंड इट विल स्टार्ट इन रोटेशन, इट विल रिजल्ट इन रोटेशन। तो ये बॉडी रोटेट करने लगता है, तो नलका इसी बेसिस पे काम कर रहा है, वो रोटेट इसीलिए होता है। कार का जो स्टीयरिंग होता है वो भी इसी बेसिस पे काम कर रहा है। कार का जो स्टीयरिंग होता है, कभी भी कोई गाड़ी चलाता है, स्टीयरिंग अगर पकड़ा है ऐसे करके, हमेशा एक हाथ ऊपर जाएगा तो एक हाथ नीचे जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो स्टीयरिंग निकल ही जाएगा, है कि नहीं। तो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, क्या हो रहा है इसमें, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम बॉडी, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, दैट इज नोन एज कपल। समझ में आ गया। फिर ओपनिंग द कैप ऑफ एनी बॉटल का अगर तुम कैप खोल रहे हो तो इसमें भी कपल का ही थ्योरी आता है। हम लोग ढक्कन को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, एक फोर्स मिल जा रहा है इस साइड, एक फोर्स जा रहा है इस साइड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए वो रोटेट हो जाता है। समझ में आ गया कपल किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा थ्योरी है, कुछ नहीं है। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं।